अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज हम बात करेंगे तफसीली तौर पर मुख्तलिफ मामलात से मुताल्लिक। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक शदीद आइनी, सियासी, अदालती और मुआशी बहरान है। हुकूमत और अदलिया बिल्कुल एक आमने सामने आ गए हैं। ये भी तारीखी तौर पर पहली दफ़ा इस तरीके से देखा जा रहा है जो सूरत हाल इस वक्त बनी है। अदलिया और जो बार्स हैं उनके अंदर भी एक तकसीम इस तरीके से खुलकर सामने आई है जिसको हम देख रहे हैं। फिर जो तमाम फरीकैन हैं वो आइन और कानून का हवाला देते हैं और अपनी अपनी तशरीह पेश करते हैं। दावा यह किया जाता है कि आइन और कानून के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सच के ऊपर कायम रहेंगे और ये हम बड़ी जिदोजहद कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो बड़ा इक्वल ये मामला चल रहा है दोनों तरफ, दोनों फरीकैन की तरफ। दोनों कहते हैं कि हम आइन के रखवाले बने हुए हैं। सो इसकी वजह से एक डेडलॉक की सी कैफियत है जिसने पूरे मुल्क को परेशान किया हुआ है। हम सीनियर जज काजी फाइज ईसा जो आजकल बहुत खबरों के अंदर हैं, उनकी अगर बात करें तो ये कहते हैं कि आइन अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को देता है। अब इसी किस्म की बात हुकूमत करके अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार, बेंचेस की तश्कील और केसेस लगाने का इख्तियार 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमेटी को देने के लिए कानून साजी कर चुकी है, जिसको कानून पास करने, बिल पास करने के बाद सदर साहब को भिजवाया जा चुका है। लेकिन ये कानून नाफिज होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस पर अमल दरामद रोक दिया था। तो चीफ जस्टिस की तरफ से फुल बेंच ना बनाने के हवाले से फिर 1 मार्च के इख्तलाफी फैसले और 8 रुकनी बेंच बनाने के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो अब मौजूद, न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बहुत सख्त किस्म की एक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी, कौन जिम्मेदार है जिस बहरान की सी कैफियत के अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं जो अदालती और आइनी बहरान है। इस हवाले से दूसरी ये बात होगी जो महाज आ रही है, इसके आखिर नताइज क्या निकलेंगे। एक और खबर जो हमारे सामने आई, बड़ी हैरान कुन खबर थी कि जो जूनियर जजेस की तैनाती, उनकी एलिवेशन का मामला है, उस पर वजीर कानून ने जो एतराफ़ और इंकशाफ किया, एतराफ़ जुर्म भी इसको कहा जा सकता है, उससे बहुत सारे सवालात उठाए हैं। और ये भी सवाल है इसमें कि हुकूमत, जो सियासी जमातें हैं वो किस मसलहत का शिकार रहती हैं कि इस किस्म के नज़रिया ज़रूरत के तहत फरमाइशें पूरी की जाती हैं और बाद में सिर्फ ये कह दिया जाता है कि हमसे गलती हो गई और इस गलती का हमें एहसास हो गया। ये मामला और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आला तरीन अदलिया के मामलात के अंदर किस किस की मुदाखलत रहती है और इसके क्या असरात हो सकते हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए बेहतरीन पैनल आज हमने तश्कील दिया है जो इन मामलात को बहुत बेहतर तरीके से जो शख्सियात समझती हैं और उनका तबसरा इसके ऊपर हम हासिल करेंगे। हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। आप चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। नवीद हयात साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। और जनाब शोएब शाहीन साहब साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ शोएब साहब आपसे करूँगी, इस तरफ से इस तरफ आएंगे हम। ऑब्वियसली हमने बहुत से मामला जो कुक अप हो रहे हैं काफ़ी अरसे से, उसके ऊपर आप तीनों से रहनुमाई हासिल करनी है। लेकिन पहली बात बुनियादी ये है कि जो इख्तलाफात अदालत के अंदर से सामने आ रहे थे वो भी खुलकर तो इस केस में हमारे सामने आए हैं, ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें आई हैं, लेकिन रिपोर्ट तो बहुत पहले से हो रही थी चीज़ें। तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? ये जो डिवीज़न है इसकी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं आती थी कि इस सियासी नौयत के केस को, आइनी नौयत के केस को टेकअप करने से पहले कम अज़ कम कुछ मामलात को सुधार लेना चाहिए था ताकि उस पर सवाल न उठते? देखें कोमल, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ही वो अल्टीमेट कोर्ट है। जब कोई भी मसला होता है पब्लिक एट लार्ज लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कसम उठा रखी है कि लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की, और उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो इख्तलाफ शुरू हुआ था ये पिछले कई ज़माने से इख्तलाफात होते आए हैं, और कुछ बंद कमरों में इख्तलाफ होते थे और कुछ पब्लिक होते थे। और जो 97 का इख्तलाफ जो पब्लिक हुआ था, जिस पे PMLN ने चढ़ाई भी की थी, और सजाद अली शाह वाला मसला हुआ था जो आज तक बड़ा एक स्टिग्मा है PMLN पे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। उसके बाद आकर के फिर एक डिवीज़न और आई थी। वो डिवीज़न आई थी कि जब PCO के जजेस बन गए थे, कुछ नॉन PCO जजेस बन गए थे। यानी इफ्तिखार चौधरी साहब की जब मूवमेंट आई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ लोगों ने ओथ ले लिया था PCO के तहत, जो कि PCO जजेस कहलाते थे, और सब्सिक्वेंटली फिर उनको निकाल दिया गया जब सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक बहाली होगी। तो ये डिस्प्यूट उस ज़माने में भी रहा। आज का जो डिस्प्यूट है ये सिविलियन गवर्नमेंट में ये एक दफ़ा इसने फिर सर उठाया। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करती है और ये होनी चाहिए ताकि उसका नतीजा जो है वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, डायलॉग होगा, गुफ्तगू होगी, हर जज अपने अपना माइंड अप्लाई करेगा और इंटरप्रेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बड़े ओपन माइंडेड होगी। लेकिन ये जो पिछले 1 साल से बेसिकली ये इख्तलाफ शुरू हुआ था, जब काजी फाइसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, उस पर 2 मुख्तलिफ
जजेस आए, उनके दोनों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आया। पहले मेजॉरिटी व्यू, पहले एक यूनानिमस आया कि ये फॉर द टाइम बीइंग हम इसको FBR में मैटर भेज देते हैं। कुछ जजेस ने कहा नहीं, FBR में भी ये नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं क्वैश होना चाहिए। खैर FBR में चला गया, फिर उसके बाद रिव्यू आया, फिर मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं, इस पर भी इनको ख़त्म कर देना चाहिए इन प्रोसीडिंग्स को। वहाँ से असल में इख्तलाफ का स्टार्ट हुआ। और दूसरा स्टार्ट वहाँ से आया कि जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मैटर आया। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में हमारा सबका हमेशा से रोल ये रहा है कि जी आप सीनियरिटी के मुताबिक कंसिडरेशन शुरू करें, और अगर सीनियर 1 को आप समझते हैं कि नहीं, ही इज़ नॉट सूटेबल एंड फिट टू बी अपॉइंटेड ऑन दिस स्लॉट, तो आप नेक्स्ट को कंसीडर कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट को कर लें। तो ये बात भी एक हमारे यहाँ कंसिडरेशन में रही, और अनटिल अनलेस कि आप रूल्स को अमेंड कर लें। तो इसमें कुछ जज साहिबान का एक मौक़िफ़ रहा है कि नहीं, हम मेरिट पे कंसीडर करेंगे, ये इट इज़ ए फ्रेश अपॉइंटमेंट, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट में भी एक फैसला दे चुकी हैं कि इट इज़ ए फ्रेश अपॉइंटमेंट, इट इज़ नॉट द प्रमोशन और एलिवेशन फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन हाई कोर्ट से हम लेकर नहीं आ रहे। तो उस पर इख्तलाफ रहा है। जैसे जस्टिस आयशा मलिक वाला मामला आया, इस पर बहुत सबसे ज़्यादा इख्तलाफ सब खुल के सामने आया। इनकी अपॉइंटमेंट में पहली दफ़ा 4 मेंबर अलग अलग हो गए और वो फाइनल नहीं हो सका। दूसरी दफ़ा फिर 5 मेंबर ने इनके हक में फैसला दिया और ये अपॉइंट हो गई। फिर उसके बाद से जो भी अपॉइंटमेंट हुई 5/4 से आती रही, और इसमें फिर इख्तलाफ आया। और बिल्कुल आपको याद होगा कि पिछले साल एक मैटर ऐसा भी आया था कि काजी फाइसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब ने ख़त लिख दिया था, जो कि मीडिया को भी आया था। उसके बाद हुआ ये कि उस ख़त के नतीजे में फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने वो जो इन कोर्ट प्रोसीडिंग, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, उसको भी ओपन कर दिया था और मीडिया को दे दिया था कि हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये बाजी का हिस्सा रही है। लेकिन जो स्पेशली ये वाला केस आया है, इसके केस में जब 9 मेंबर बेंच बना, उसके ऊपर इख्तलाफ आने शुरू हुए। पहले देखें 2 मेंबर साहिबान पे इख्तलाफ आया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी साहब पे, कि जनाब इन्होंने माइंड डिस्क्लोज कर दिया है और इन्होंने आर्टिकल 184(3) का कहा है कि ये प्रोसीडिंग्स बनती हैं, इसलिए आप इनकी हद तक इनको एतराज़ है हमारा कि ये खुद अपने आप को रिक्यूज़ कर लें। फिर दोबारा दूसरे 2 जज साहबान ने भी वो रिव्यू ओपिनियन दे दी कि नहीं, जिसमें याया अफरीदी साहब ने स्पेशली कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स नहीं बनती। फिर 27/2 को 9 के 9 जज साहबान ने ये लिख दिया कि एक नया बेंच तश्कील दे दें, जो कि 5 मेंबर पे मुश्तमिल था। जो फिर 3/2 का फैसला आया, फिर उसमें बड़ा डिस्प्यूट रहा कि 4/3 है या 3/2 है। तो ये एक तकसीम जो वाज़े नज़र आई है। और फिर एक इसमें चीफ जस्टिस अपना जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी एक आर्डर कर दिया, 2 मेंबर बेंच ने, 3 मेंबर बेंच था, शायद वहीद साहब ने उसमें इख्तलाफ नोट दिया। उन्होंने कहा कि ये 184(3) की तमाम प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए। उसको फिर 6 मेंबर बेंच ने उसको ख़त्म कर दिया। ये बात देखें, ये चूँकि मैटर ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, क्योंकि आइन ये कहता है कि 90 डेज़ में अगर कोई असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो उसके इलेक्शन होने चाहिए। तो इस वजह से फिर पूरे पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना शुरू किया और देखा, तो उनको जब इनका ओपन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जिसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ साथ आप कहें कि तकसीम इतनी हो गई कि जिसके बारे में लोगों की एक राय आना शुरू हुई कि इट इज़ नॉट फेयर और ये मुनासिब नहीं है और ये निज़ाम इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है। और फिर इस सिलसिले में मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि मैं फुल कोर्ट मीटिंग बुलाऊंगा और उसके बारे में तमाम जजेस को मैं कंसल्ट करूंगा, और उन्हें कंसल्ट करना शुरू भी कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई और जिसकी वजह से ये आज हम ये सारी पाशा साहब अब अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो फिर किस नौयत का कंसल्ट किया जा रहा है, क्योंकि इख्तलाफात तो हमें अभी वाज़े तौर पे थमते हुए मामला कूल डाउन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर कर भी रहे हैं अब कंसल्ट, तो इज़ इट टू लेट, या आप समझते हैं कि अभी मामला संभल सकते हैं? और फिर शोएब साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने बात जिस तरीके से मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया उस हवाले से पहले कहाँ से इख्तलाफात शुरू है, लेकिन अभी जो इख्तलाफ है, बुनियादी वजह आपकी नज़र के अंदर इस मामले को इट सेल्फ टेक अप करना था कि इस मामले को उठाया ही क्यों गया, जो CCPO का केस उनके सामने था, या आप समझते हैं कि फुल बेंच बना दिया जाता तो उसके बाद फिर किसी का एतराज़ की गुंजाइश ना रहती? देखिए बात ये है कि हर साल जो जुडिशियल साल स्टार्ट होता है तो फुल कोर्ट मीटिंग होती है और एक गोल सेट कर दिया जाता है कि इस आइंदा आने वाले साल में हमने ये गोल अचीव करने हैं। लेकिन बदकिस्मती से 2-2.5 साल से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, जो कि बहुत ज़रूरी थी, और जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कभी लेटर का सहारा लिया, कभी किसी और ज़रिए से अपनी बात
جناب چیف جسٹس تک پہنچانے کی کوشش کی. دیکھیں جب آپ مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو پھر وہاں پہ پرابلم ہوگی کہ کوئی بندہ کوئی ایک جج صاحب کس طریقے سے اپنی آواز پہنچائیں گے, اپنا اعتراض پہنچائیں گے, اپنا آبجیکشن یا اپنی بات اپنی تجویز دیں گے. سو یہ چیز بڑی ایک الارمنگ سی ہے, اور اس پہ اگر جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, یہ ابھی بھی خوش آئند میں کہوں گا, اس کو میں کنڈیم نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی پروسیڈنگ میں جب 3 رکنی بینچ بیٹھا, پروسیڈنگز شروع ہونے والی تھیں, تو میں خود ساتھ پہ, اور لکیلی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اسلام آباد بھی میرے ساتھ تھے. تو میں گیا اور میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب چونکہ جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں اور بڑے دل گرفتہ ہو کے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں, آپ برائے مہربانی اگر کسی وجہ سے فل کورٹ بینچ نہیں بنا رہے تو ایٹ لیسٹ فل کورٹ میٹنگ بلا لیں تاکہ یہ مسائل حل ہو سکے. انہوں نے یہ فرمایا ضرور کہ ہمارے بڑے کارڈیل ریلیشنز ہیں, بہت اچھے تعلق ہیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. میں نے کہا جی اللہ کرے ایسے ہی ہو, لیکن جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ سوموار کو سورج نیا طلوع ہوگا اور ساری باتیں ہوں گی, لیکن اس وقت تک بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میٹنگ نہیں ہوئی جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پھر بات آپ دوسرا جو آپ کے کوسچن کا دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 63A پنجاب اسمبلی والا جو میٹر تھا وہ اس موجودہ بحران کا ابتدا وہاں سے ہوئی کہ وہاں پہ بھی ہم گئے. اس وقت کے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے, 6 سابق صدور تھے سپریم کورٹ بار کے, ممبرز بار کونسل 6-7 تھے, ہم سب نے مشترکہ طور پہ ریکویسٹ کی بینچ سے کہ جناب آپ فل کورٹ بنا دیں کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے, ساتھ پولیٹیکل ہے, اور ہم سن رہے ہیں ابھی سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. تو ہم اس ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں کہ آپ کریں. تو اس وقت بھی محترم چیف جسٹس صاحب نے ہماری بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹر آن اس کو دیکھیں گے, لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ نہیں دیکھا. آج دیکھیں اس فیصلے کی امپلیکیشن کیا ہے, اس فیصلے کے رد عمل کے طور پہ حکومت وقت کیا کر رہی ہے. کبھی کہا جاتا ہے جی وہ آئین توڑ رہے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ قانون شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں, لیکن اب ایک چیز کو ایک آپ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ کیا کرے. ابھی ان پروسیڈنگز میں بھی بار بار بطور ادارہ پاکستان بار کونسل ہم نے 1 سے زائد مرتبہ کئی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ فل کورٹ آپ بنائیں, فل کورٹ بینچ بنے, چونکہ اب بات آئے گی جی کوئی اتنا آئینی معاملہ نہیں تھا کہ اس کے لیے بناتے. بھائی آئینی معاملہ کیوں نہیں تھا؟ آئینی معاملہ اگر اتنا اہم نوعیت کا نہ ہوتا تو محترم چیف جسٹس صاحب 9 رکنی بینچ ابتدا میں نہ بناتے. اس پہ بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر 9 رکنی بینچ آپ نے بنانا ہے تو آپ سینئر موسٹ 9 ججز بٹھا دیں تاکہ کوئی کسی کو اعتراض نہ رہے. یہ بات بھی نہیں مانی گئی. ہم نے کہا فل کورٹ بینچ بنا دیں, یہ بات بھی نہیں مانی گئی. اور آج اس کے کیا ہے, آج اس کا یہ ہے کہ ایک فریق نہیں مان رہا, دوسرا فریق کہتا ہے جی کہ ہم, اب اس میں بھی تقسیم آ گئی. وہ کہتے ہیں جی جو ساتھ دیتا ہے, اب سپریم کورٹ مینس آل دی ریسپیکٹیبل ججز آف دی سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ. صرف ایک جج یا 2 جج یا 5 یا 8 سپریم کورٹ نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں ہم تو آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے تو جنگیں لڑی ہیں, جہاد کیا ہے, ہم نے مارے کھائی ہیں, گرفتاریاں دی ہیں آزاد عدلیہ کے لیے. اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے اینگل سے ایکڈیمک ڈسکشن میں کوئی بات کرتے ہیں, کہا جاتا ہے جی یہ تو پی ڈی ایم کو بک گئے ہیں. ایسی باتیں کر دیں گی. یہ تو خیر ایک ہمارے ہاں پولرائزیشن کا ایک ایسا اثر ہے سر. ریلائزیشن دیکھیں, بات یہ ہے کہ معاملے کو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں بیٹھ رہی ہیں اکٹھے. مولانا فضل الرحمان آخر کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے 4 سال یا 5 سال جتنا مولانا فضل الرحمان ان کو جتنا آپ نے جلسوں میں اور اوپن ان کو جتنا برے ناموں کے ساتھ یاد کیا, گالیاں دیں, تو آپ مجھے بتائیں. میں چاہوں گی اس پہ آپ لوگ ایک اسپیشل کامنٹ ضرور آخر میں کریں کہ پھر اگر اس کا اثر بھی سیاستدانوں نے لینا ہے تو پھر ہم نیلسن منڈیلا کی ایگزامپلز کیسے سر دیتے ہیں, کیونکہ جو جیل کے اندر رہ کے آگے باہر نکل کے انہوں نے انتقام کی بات تو نہیں کی تھی جس کی ہمارے سیاستدان بہت ایگزامپل دیتے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید.
आबिद साहब, नवीद साहब, माजरत के साथ मुझे ये कहेगा कि जो सूरज तुलू होना था, और आपसे भी डिस्कशन हुई थी इस प्रोग्राम के अंदर, वो क्यों सूरज तुलू नहीं हुआ, बल्कि मामलात इस हद तक आगे चले गए कि हमने इस्लामाबाद में बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें सुनी जिनको डिनाई किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो जुडिशल जो आता है रिहाइश है उस इलाके के हवाले से किया गया, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स अपनी खबरों के ऊपर कायम रहे जो गर्मा गर्मी की खबरें थी, तो वो सूरज तुलू होने के बजाय मामलात इस तरफ चले गए। क्या वजह हुई आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल की? देखें, जैसे कि पाशा साहब ने कहा कि जब वो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है वो सारे पेश हुए वहाँ पे, और यही रिक्वेस्ट की थी, और उस वक्त चीफ साहब ने ये कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और आप लोग भी इससे भी मीटिंग करेंगे और मंडे का दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक नया सूरज तुलू होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोई ऐसी पॉजिटिव खबरें नहीं आई, ना ही पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाया गया, ना ही किसी और इदारे को बुलाया गया कि उससे कंसल्ट किया जाता। देखें, किसी भी इदारे का जो हेड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूरे इदारे को साथ लेकर चलना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं। इस इदारे की साख को बरकरार रखना, तमाम जजेस को साथ लेके चलना, उनकी राय का एहतराम करना, और किसी को ये इम्प्रेशन ना जाए कि वो उसको इस बिना पे साइड लाइन लगा रहे हैं, सबको बराबर की रिस्पेक्ट देना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जब ये इस तरीके से कोई काम नहीं होगा और आप पिक एंड चूज़ करके जो है बेंचेस बनाएंगे, जब आप सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके उनसे जूनियर जजेस पे मुश्तमिल बेंचेस बनाएंगे और फिर उनके मुताबिक फ़ैसला करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की साख पे उंगली तो उठेगी। तो हम तो बतौर जो लीगल कम्युनिटी है, वो लॉ कम्युनिटी, हम तो ये हमेशा ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा है, हम इससे मुंसलिक हैं डायरेक्टली, और हमारा इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के साख पे कोई उंगली उठाए। जब भी हम बाहर जाते हैं, चौक चौराहों में भी लोग हमें रोक के पूछते हैं कि ये क्या कर रही है जी सुप्रीम कोर्ट, या क्या कर रही है अदलिया, या क्या हो रहा है ये, तो वहाँ पे हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि हम उनको क्या जवाब दें। देखें, जब आप एक केस को डील कर रहे हैं तो कभी भी ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप किसी तरफ जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत अरसे से सारी सियासी, जब से ये इशू शुरू हुआ, सारी सियासी जमातों की और आलमोस्ट जो है वो तमाम लीगल कम्युनिटी की ये रिक्वेस्ट थी कि आप इस पर फुल कोर्ट बना दें। देखिए, अगर बेशक यही फैसला है, हम नहीं कहते कि पीडीएम के हक पे फैसला आए या पीटीआई के हक पे फैसला आए, बेशक यही फैसला है, लेकिन लोगों को बात करने का मौका तो ना मिले। जैसे मेरे भाई शोएब भाई ने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुनना ही ना चाहे, आप अब जैसे 8 रुकनी बेंच था तो आपको पता चल रहा है कि ये इनकी अक्सरियत है, तो आप उसको फुल कोर्ट बना देते, तो उस पर अगर किसी का मुखालिफ नोट आ जाता तो आ जाता, फैसला यही रहता, लेकिन किसी को बात करने का मौका तो ना मिलता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या मुखालफत में कोई ओपिनियन सुनने ही नहीं चाहता या उस पर आने ही नहीं चाहता, तो मैं कहता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। वैसे ही जैसे कहते हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, लेकिन ये बज़ाहिर अब लोगों का ये इम्प्रेशन बन गया और लोगों का ये व्यू है कि जैसे किसी ख़ास पार्टी को अकोमोडेट किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि आइन नो डाउट कहता है, आर्टिकल 224 है कि 90 डेज़ में इंतखाबात होने चाहिए, और अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 डेज़ में होने चाहिए। अब 60 डेज़ या 90 डेज़ वाली बात तो निकल गई बात। तो आपने जब ऑर्डर किया तो क्या ये आइन सिर्फ पंजाब पे अमल दरामद होता है? यही बात है। केपीके के हवाले से आपने क्यों नहीं ऑर्डर किया? फिर तो सारे मुल्क का एक ही ऑर्डर होना चाहिए ना। फिर सियासी जमातों पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने आप से वो इस तरीके से इस हद तक ज़िद्दना में आगे जाके जहाँ पे मुल्की सालमियत को वो खतरे में डाल दें, ये भी होना चाहिए, और हर मामला अदालत में ले जाएं और फिर कई अदालतें ऐसे जिसकी पहले से सर निशानदेही भी की जा रही थी और कहा भी जा रहा था कि ये इस हवाले से शोएब साहब, अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात है, जो पीटीआई है उन्होंने भी अपना सोल इंटरेस्ट पंजाब के ऊपर रखा हुआ है नजरें जमा कर। पॉलिटिकल इसकी जो बैकग्राउंड है वो ऑब्वियसली हम सबके सामने है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी बैकफुट पे जा चुकी है पंजाब के अंदर, तमाम सर्वेस के मुताबिक भी। आप नहीं समझते कि इस मामले में जहां अतर मिनल्ला साहब ने भी ये
सवाल उठाया था कि खान साहब की क्या नीयत थी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की। फिर दूसरा, एक सियासी जमातों को ये भी शिकवा रहा कि हमें सुना नहीं गया, मौका नहीं दिया गया बात करने का। तो ये अगर अवामी इंटरेस्ट का मामला था तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को इनको मौका भी देना चाहिए था। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी कोई रूलिंग देनी चाहिए थी ताकि नज़र आता कि अवामी इंटरेस्ट का मामला आइन का मामला है उनके रूबरू। और फिर जो यहाँ बात हुई इस पर भी कह दीजिएगा कि अब अगर सियासी जमातों ने बात करनी है तो खान साहब के रवैये की बड़ी शिकायत होती है कि वो बैठना चाहते हैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को किसी काबिल समझते हैं, सियासतदानों को कोई घास नहीं डालते खान साहब एज ऑफ नाउ। देखें, एक तो जो पहला सवाल मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि पंजाब ही क्यों इंपॉर्टेंट है और KPK नहीं है। देखें, पंजाब और KPK में एक थोड़ा सा फ़र्क था। पंजाब का फैसला नहीं किया था गवर्नर ने और KPK का फैसला किया था वहाँ के गवर्नर ने। गवर्नर के इशू पे किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं था कि वो डेट देनी थी अंडर आर्टिकल 105 गवर्नर ऑफ KPK ने। और पंजाब वाले मामले पे जो नीचे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसल्टेशन के साथ ये डेट दे दें, ये चूँकि इबाहम था। इस इबाहम को दूर किया 1 मार्च की जजमेंट ने। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57(1) के तहत एम्पावर्ड है विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लिहाजा ये पंजाब की डेट जो उसने 9 अप्रैल दी थी वो दुरुस्त है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टाइम चाहिए 52 डेज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, और उसमें चूँकि लोगों के इतराज़ात आने हैं, अपीलें सुननी हैं, ये सारा टाइम, उसके लिए हम टाइम बाउंड कर रहे हैं, आपको टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो लिहाजा आप इसमें मिनिमम डेविएशन आप कर सकते हैं। और वो टाइम उन्होंने दे दिया। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन की दी हुई जो डेट थी 30 अप्रैल से लेकर 7 मई इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दी थी, तो फिर उस पर प्रेसिडेंट ने वो डेट कन्फर्म कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब का ये मामला इस लिहाज से मुख्तलिफ था। अब मैं आता हूँ KPK के मामले में। KPK का अगर आप 1 मार्च वाला आर्डर पढ़ें, उसके पैराग्राफ 13 में और पैराग्राफ 14 में लिख के दिया चीफ जस्टिस साहब का वो जो ऑथर जज है 3/2 का जो फैसला आया था, उसमें उन्होंने कहा कि ही हैज़ ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो उसने डेट नहीं दी, इमीडिएटली आप इसमें डेट दें। उसके ऊपर इबाहम नहीं था या किसी किस्म का कोई आर्डर ऐसा नहीं आया था। अब उसने डेट कोई नहीं दी। अब ये जो दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट खुद चेंज कर सका था टू द एक्सटेंट ऑफ द पंजाब। वहाँ तो चूँकि गवर्नर ने अभी डेट ही नहीं दी थी, पहले सुना था कि 28 मई दी है और उसके बाद उन्होंने 8 अक्टूबर सुन रहे थे, लेकिन डेट दी नहीं थी। इसकी हद तक चूँकि उनका वकील साहब विथड्रॉ कर गए, उन्होंने कहा कि ये आप नई प्रोसीडिंग्स कर दें, और नई प्रोसीडिंग्स उन्होंने लेकिन फिर जिक्र भी पेशावर हाई कोर्ट में कर दी। क्या बना वहाँ पर, उसकी मैं वही कह रहा हूँ ना, उस पे फैसला ऑलरेडी फील्ड में है, उसको एग्जीक्यूशन होनी है। इसकी हद तक इशू ये था कि इसमें इबाम था, इस पे डेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दे दी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी था, वो डेट नहीं दे सकता था। दैट वाज द रीजन कि कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, और दोनों की हद तक दोनों फैसले मौजूद हैं, इसलिए कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है। एक दो बातें मैं और करना चाहूँगा। जो ये कहा गया कि 90 डेज गुजर गए हैं, बिल्कुल गुजर गए हैं, लेकिन ये कंपल्शन थी, हालात और वाक़यात की मजबूरी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की, जिसकी बुनियाद पर पहले 30 अप्रैल की डेट आई, फिर इलेक्शन कमीशन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की वजह से 13 दिन आगे चले गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो टाइम बीच में डाल के उनके उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए 14 मई की डेट दी। इसलिए ये कहना कि 90 डेज से गुजर गए हैं तो हम आगे 6 महीने के लिए आगे चले जाएं, या 9 महीने के लिए आगे चले जाएं, या साल के लिए आगे चले जाएं, वो रीजनेबल बात नहीं है। अब मैं आता हूँ, देखें, हमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट ए बेंच? ही इज द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, पहले भी किया, बाद में भी किया। हम ये नहीं सवाल कर सकते और कि पार्टी सवाल नहीं कर सकती, ठीक है, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ये हम लोगों का बार काउंसिल्स है, बार एसोसिएशन है, मीडिया है, अगर मुतालबा करती है, ये पार्टी नहीं कह सकती नहीं जी आप फुल कोर्ट बनाएंगे तो हम आपकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे। और ये इन्होंने कहा भी नहीं। हालात नहीं थे शोएब साहब, ये गैर मामूली हालात नहीं थे कि जिसके अंदर कुछ चीजें वाज़ेह होती हुई नजर आ रही हैं, तो फिर इमरान खान होते तो क्या करते इस पोजीशन? पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन की किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करनी होती है, तशरीह करनी होती है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाया जाता है। यहाँ इसलिए नहीं ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए थे और इनको बुलाया था, अटॉर्नी जनरल को भी, इलेक्शन कमीशन के वकील को भी, इन्होंने भी उससे एग्री किया। और इन्होंने उस पर क्या 3 क्वेश्चन थे, क्या 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए? सबने माना हाँ। दूसरा सवाल ये किया कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेट चेंज करने का अख्तियार है जो प्रेसिडेंट ने दी हुई है? सबने कहा कि नहीं। तीसरी बात आई थी, क्या वजारत खजाना और दिफा वो देना नहीं चाहते, वो फैसिलिटेट नहीं करना चाहते पैसे और नफरी,
یا وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی, کوئی آئین کی تشریح تو اس میں انوالو نہیں تھی. اور میں ایک بات اپریشیٹ کرتا ہوں جسٹس امرتا بندیال اس بینچز کو, جنہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود, تمام تر پریشرز اور بلیک میلنگ کے باوجود فرام دی پی ٹی ایم جماعتوں سے وہ کھڑے رہے, انہوں نے ڈٹ کے فیصلہ دیا اور انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاشا صاحب, اب ایک اور معاملہ جو حکومت نے جس طریقے سے کھیلا ہے اس معاملے کے ساتھ, کیونکہ ہمارے سیاستدان کھیلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, خواہ وہ سائفر ہو یا کوئی اور معاملات ہوں, یہاں پر وہ کہتے ہیں, یہ حکومت کہتی ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے عدالت کا فیصلہ پارلیمان میں جا کے کہا مسترد کرتے ہیں, پھر فیصلے کے حوالے سے وہ فنڈز جاری کرنے میں کابینہ نے اس کی منظوری دی, پھر پارلیمان سے اس کو, یہ جس طریقے سے پلے اراؤنڈ کیا گیا اس معاملے سے, یہ کیا صحیح تھا طریقہ کار, یا یہ نقصان دے گا آگے مستقبل میں؟ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے, کوئی بھی پارلیمان کے اندر میجورٹی کے ساتھ بیٹھا ہو سکتا ہے, وہ فیصلے کو کیا مسترد کر کے اس کی قراردادیں لے کے آنا, یہ کیسی روایتیں تھیں؟ اور ساتھ ہی جو انکشاف کا جس کا ذکر کیا ہم نے طارر صاحب نے کیا ہے, یہ کتنی شیم فل بات ہے فار پی ایم ایل این اینڈ دیئر پالیٹکس کہ جو اتنی بڑی پوزیشنز لے کر یہاں پر آ کے بیٹھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں اور ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے اور سارا کچھ کریں گے, اور پھر پتہ چلا ایک جنرل باجوہ صاحب ان سے کہتے ہیں اور وہ 2 ججز کو ووٹ دے دیتے ہیں جا کے. میں آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کے متعلق پہلے بات کروں گا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب آپ آؤٹ آف ٹرن ایلیویشن کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, بار کونسل نے ہمیشہ اس چیز کا اعادہ کیا کہ آپ سینیرٹی پرنسپل کو یہاں بھی اپنائیں, اور یہ مت کریں کہ آپ چوتھے, پانچویں, چھٹے نمبر والے کو آپ اوپر کریں. اسی لیے یہ جو آخری ایلیویشن ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان بار کونسل کا جو نمائندہ تھا اس نے آبجیکشن کیا کہ یہ ایلیویشن مت کریں, یہ خطرناک ہوگی, یہ مناسب نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو ان ججز کا رائٹ ڈپرائیڈ آف کر رہے ہیں ان کو جو کہ حقدار ہیں, اور ان سے پہلے دوسرے نمبر پہ ہیں, یہ تو چوتھے پانچویں نمبر والوں کو آپ لے آئے ہیں. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیں اس میں کیا قباحت کیا ہوتی ہے. قباحت یہ ہے کہ یہ جو 8 رکنی بینچ اب بنا ہے, میرے لیے سارے محترم ہیں, میں ان کی سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان میں 6 وہ جج صاحبان ہیں جو آؤٹ آف ٹرن ایلیویشن ہوئی ہے جن کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آگے میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ آگے کچھ کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. بات یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں, یہ چیزیں ان دا لانگ رن بہت خوفناک چیزیں شکل اختیار کر جائیں گی. دیکھیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک تجویز یہ آئی تھی کہ اوکے آپ نے 4 سیٹیں خالی ہیں, 4 رکھنے ہیں, تو چاروں رسپیکٹیو ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو لے آئیں, دیٹس آل. تو اس میں کیا بات تھی اگر لے آتے تو وہ, اور اگر آپ ان کو انفٹ سمجھتے ہیں, دس از ویری امپارٹنٹ, اگر آپ ان کو انفٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے سپریم کورٹ میں آنے کی, تو پھر ان کا کیا جواز بنتا ہے کہ وہ ان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن کے رہیں؟ کیوں؟ پھر وہاں سے بھی فارغ کریں. وہاں سے تو آپ فارغ نہیں کرتے, تو پورے صوبے کو آپ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ میں ہم نہیں لا سکتے. وہ بھی نہ لانے کے سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ آپ خود ہی سوچیں اور خود ہی جواب دیں. نہ لگوائیے گا سر پاشا صاحب, آپ لوگ بڑے لوگ ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں. بات یہ ہے نا, میں تو ایک ادارے کو ریپریزنٹ کر کے ایک بات کر رہا ہوں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, اور یہ ساری ہماری ریزولوشن ان رائٹنگ ہیں. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے ہم نے ریٹن مطالبے کیے ہیں. پھر ہمارے جو جتنے بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں, جن میں پاکستان بار کونسل کا اور پروونشل بار کونسل کے ہیں, سب نے ایلیویشن کے لیے رولز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے پرپوزل دی ہوئی ہے, اور انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے وہ اسی طرح پینڈنگ ہے, اور اس کو گوارا نہیں کیا گیا کہ اس کو ٹیک اپ کریں اور رولز بنائیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کام ہونے چاہیے, اور آج جب اس قسم کی صورتحال بنتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آئینی بحران آ گیا. اب مجھے صرف ایک چیز, آپ کی ایک بات آئی کہ جی یہ کوئی بہت آئینی مسئلہ ہو تو پھر فل بینچ بنا دیں یا کیا. مجھے یہ بتائیں, پاکستان کے جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج دن تک جو آئینی بحران اس ملک پہ آئے ہیں, آج کا بحران ان میں سے ایک ہے. کیا ہی اچھا ہوتا فل بینچ بنا دیتے, یہی فیصلہ ہو جاتا. کون سے معزز جج صاحبان ہیں,
कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है इस सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये कहेंगे कि 90 दिन से आगे ये तो सबसे कि अहम और 90 दिन में सवाल इलेक्शन ना हो। जी। 90 दिन का आप देखिए अतर मिनल्ला साहब ने या अफरीदी साहब ने उन्होंने भी कहा कि विद इन 90 डेज, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरे बंदो खेल साहब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हाई कोर्ट को ऑर्डर कर दिया कि जो ICA आपके पास पेंडिंग है विद इन 3 डेज आप इस पे फैसला करें। मीनिंग देयर बाई कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए उन्होंने ऑर्डर कर यही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है कि जब ज़ाहिर नजर आता है इसके मुखालिफ कोई जा नहीं सकता था। नवीस साहब, एक्सपोज कौन हुआ जो ये हमारे लिए हैरत अंगेज इंकशाफ था जो तारड़ साहब ने किया है? सिर्फ आजम तारड़ साहब तो इसके अंदर एक्सपोज नहीं हुए, उन्होंने अगर वोट दिया तो, लेकिन कौन कौन एक्सपोज होता है इस मामले के अंदर? साबिका आर्मी चीफ के ऊपर भी किस हद तक तनकीद की जा सकती है, लेकिन एक रोल जो उनका रहा, और ये मामला जो हमेशा से शायद होते आए हैं या कई दफ़ा होते आए हैं पिछले कुछ अरसों के अंदर, लेकिन ये इस मामले से खुलकर आवाम के सामने आ गए, तो फिर जो हम कहते हैं कि तमाम इदारे मुतनाज़े, तो फिर ये किस किस को हम इसका जिम्मेदार ठहराएं कि वो जो फॉर्मर आर्मी चीफ अदालत के आला तरीन अदालत के अंदर इंटरफेयर करके ये मामला सॉर्ट आउट करवाते, तो नज़रिया ज़रूरत फिर उसको हम जिम्मेदार ठहराएं इस सारी सूरत हाल का? देखें, सबसे पहली बात तो जो ये है सीनियरिटी प्रिंसिपल की, उस हवाले से तो उस वक्त भी तमाम बार एसोसिएशन का और पाकिस्तान बार काउंसिल का यही मौक़िफ़ था कि उस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखा जाए और जूनियर जजेस को प्रमोट ना किया जाए आखिर वक्त तक। आपने देखा कि जनाब जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अब लास्ट डे भी जो बात की, उन्होंने कहा जी कि तमाम बार एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ था, और मैं माजरत चाहता हूँ उनसे कि मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करके तो इन 2 जजेस के हक़ में वोट दिया आर्मी चीफ साहब के कहने पे। दूसरा, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकती कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार किसी दौर में भी नहीं रहा, ये रहा है और अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये थोड़ा सा किरदार ख़त्म नहीं होता या महदूद नहीं होता, तब तक आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फैसले नहीं कर सकते। इनका एक किरदार यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखना चाहिए, और अगर ये रूल्स बन जाते हैं, देखें अभी भी हमारा जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन जो जारी किया गया, पाशा साहब ने पुराने सब का हवाला दिया, लेकिन अभी रिसेंटली बात है, इसमें भी ये मुतालबा किया गया अगर ये प्रिंसिपल सेट कर दिए जाएँ तो किसी को मुदाखलत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखें, जब एक चीज़ सेट हो गई कि आपने सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करना है, तो फिर दूसरा कोई उस पर असरअंदाज होकर किसी को अपॉइंट तो नहीं करा सकता। फिर जिसकी बारी आएगी टर्न बाय टर्न वो जो है वो अपॉइंट होते रहेंगे। जो पहले बात हो रही थी, मैं भाई के बात का जवाब दे दूं कि KPK के हवाले से फिर ये जो जस्टिफिकेशन देते हैं कि KPK का मामला कुछ और था और पंजाब का मामला कुछ और था। आप देखें कि सेक्शन 57 के तहत जब डेट तय की जाती है तो इलेक्शन शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो आपने पंजाब के हवाले से तो वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो क्या जब उस वक्त आप डिसाइड कर रहे थे तो आप KPK की डेट भी डिसाइड कर देते? तो किसी को ये तो ना होता कि किसी एक सूबे के लिए आइन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और दूसरे सूबे के लिए आइन की इम्प्लीमेंटेशन समय बस वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो बात आपने कही, मैं शोएब साहब क्विक क्लोजिंग कमेंट आप दे दीजिएगा। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जितनी एक कंट्रोवर्सी बन गई है, ये अदालत को खुद ही क्लियर करना होगा, जो उसमें उनका नाम भी मुअज़्ज़ज़ अदालत का नाम भी जो है वो उसके ऊपर भी एक धब्बा लग रहा है, एक सवाल उठाया जा रहा है। आप समझते हैं कि उनको खुद कुछ ना कुछ करना होगा इसके अंदर? देखिए, पहली बात तो मैं गुजारिश करूँ कि ये आइनी बहरान नहीं है, ये सियासी बहरान है, और सियासी बहरान आइनी बहरान के साथ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। चूँकि PDM की जमातों को इलेक्शन सूट नहीं करता, इसलिए इसको वो सियासी बहरान को आइनी बहरान का नाम दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात गुजारिश कर दूं कि जो तारड़ साहब ने जो बात की है, मेरा उस पर डाउट है। मैं ये कहता हूँ कि वो PMLN के लीडर हैं। PMLN एक तरफ तो वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना स्लोगन लेकर आती है। उन्होंने जब वोट दिया, मुझे ये बताएं कि जब वो गलत काम कर रहे थे बकौल उनके, तो उन्होंने उस वक्त उनका ज़मीर क्यों नहीं जागा? उनको जवाब दिया गया था, वो कहते हैं जनरल बाजवा की तरफ से कि मामला जरा सुधर जाएंगे। मैं उससे आगे आता हूँ। फिर उसके जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उसके 3 महीने वो नहीं थे या 2 महीने नहीं थे वो मिनिस्टर, क्या उस वक्त उनका ज़मीर क्यों नहीं जागा? वो बताते मैं इस वजह से आया हूँ बाहर। और अच्छा, उसके बाद जब दोबारा ओथ लिया, उस वक्त उनका ज़मीर जागता। अच्छा, फिर जब वो रिटायर हो गए थे बाजवा साहब, उस वक्त उनका ज़मीर जागता, जी ये मैंने गलत काम किया, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। आज जब मिलाइन करना है, डिस्प्यूटेड करना है सुप्रीम कोर्ट को, और ये PDM का और PMLN का वतीरा है कि ये जजेस को हमेशा डिवाइड करते हैं, माजी में भी उन्होंने यही किया है, और ये उसी की कंटिन्यूएशन में
انہوں نے جان بوجھ کے ایسی بات کی ہے کہ تاکہ ججز کے اوپر اٹیک ہو اور ججز کو ملائن کیا جا سکے اور ان کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ فل کیا جا سکے، اس لیے بات کی ہے. مجھے اس پہ شک ہے. آپ کی اس بات سے اس حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہ ہم اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آئین اور جو اپنی تنقید ہے اس کا استعمال اپنے وقت جب ان کو سوٹ کرتا ہے اسی اعتبار سے کرتی ہیں. ایک منٹ کے لیے صرف یہی چیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی وہ بھی ان کے کہنے پہ کی گئی ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہاں تو وفاقی وزراء کو بھی ان کے کہنے کے اوپر، اتحادیوں کو کالے بھی ان کے کالے کرنے کے اوپر، اور قومی اسمبلی سے قانون سازی بھی. بس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. کمیونٹی کا یہ کنسرن ہے کہ سپریم کورٹ کی بدور ادارہ ساکھ برقرار رہنی چاہیے. ساکھ برقرار رہنی چاہیے. ہم سارے جو ایفرٹس کر رہے ہیں ہم اس بات پہ، سب کا اس بات پہ تو یقینی طور پہ اتفاق ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رضا پاشا صاحب، نوید حیات صاحب اور شعیب شاہین صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اس بات کے اوپر سب کو تشویش ہے اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ یہ جو تمام اختلافات ہیں، معاملات ہیں، ان کو کم ہونا چاہیے اور عدالت کی ساکھ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ بحال ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.